यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसके पहले वाले लेक्चर में इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स थे उनको मैंने कवर किया था। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरीके से कोगुलेशन होता है और साथ साथ में जो है कौन कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर होते हैं उन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लीडिंग कैसे होती है। उसके बाद बॉडी से ऐसी कौन कौन से सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, मतलब स्टॉप कर देते हैं, आगे ब्लीडिंग नहीं होने देते हैं। तो जैसे ये है एक ब्लड टिश्यू है, यहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट है और साथ साथ में कुछ प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लीडिंग हुई, मतलब जो है चोट लग गई तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो जो टिश्यू होगी वो कैसी हो गई, इंजर्ड हो गई, मतलब वो खराब हो चुकी है। उसके बाद क्या होता है, उससे क्या होता है, वहां पे जो है डिपोजिशन ऑफ द प्लेटलेट्स, वहां पे तो प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, वो भी रिलीज होंगे। प्लेटलेट्स से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिलीज होंगे जो क्या करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। हमारा प्लेटलेट जो होता है वो टोटल 13 फैक्टर रिलीज करता है जो कोगुलेशन ऑफ द ब्लड में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो इंजर्ड टिश्यू है वो क्या रिलीज करेगा, इंजर्ड टिश्यू रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंजर्ड टिश्यू क्या रिलीज कर रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रहा है। उसके बाद और ये जो डिपोजिशन मतलब जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स से तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, क्योंकि ये प्लेटलेट्स का एक जो 13 फैक्टर होते हैं उसमें से एक फैक्टर यही हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसके बाद जितने भी 13 फैक्टर, जो टोटल 13 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, उन 13 फैक्टर में को फैक्टर की तरह ऐड करता है वो है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम उन 13 फैक्टर में को फैक्टर की तरह ऐड करता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लीडिंग में, मतलब कोगुलेशन ऑफ द ब्लड में। कैल्शियम पोटेशियम ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इसमें कैल्शियम क्या होगा, जुड़ जाएगा। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको एक्टिवेट करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करेगा। थ्रोम्बोकाइनेज जिसे हम जो है प्रोथ्रोम्बोकाइनेज भी बोल सकते। थ्रोम्बोकाइनेज किसको करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको एक्टिवेट करेगा। फिर ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। जो प्रोथ्रोम्बिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। फिर से ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये किसको एक्टिवेट करेगा, थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद थ्रोम्बिन किसको एक्टिवेट करता है, फिब्रिनोजेन को करता है। और फिब्रिनोजेन किसको करता है, फिब्रिनोजेन आगे जाके फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। फिब्रिनोजेन एक प्रकार का सोलुबल फाइबर होता है, मतलब ये पूरी तरीके से सोलुबलाइज्ड होता है। कौन सा, फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो फिब्रिनोजेन जो है वो फिब्रिन में चेंज हुआ, मतलब फिब्रिन क्या है, फिब्रिन एक प्रकार का इनसोल्यूबल क्या है, फाइबर है, और फिब्रिनोजेन क्या है, ये सोलुबल फाइबर है। उसके बाद ये तो हो गया किस तरीके से चोट लगती है, टिश्यू हमारी डैमेज हो गई हैं, और फिर क्या, जैसे टिश्यू डैमेज होने के बाद क्या होता है, ब्राउन सरफेस, मतलब ब्राउन लाइक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसे हम बोल सकते हैं ब्राउन फाइबर्स बोल सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी से डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स रिलीज होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, और ये सारे फैक्टर किससे रिलीज करते होते हैं, हमारे प्लेटलेट्स रिलीज होते हैं। प्लेटलेट्स टोटली 13 फैक्टर रिलीज करता है जो डिफरेंट मतलब जब कहीं भी चोट लगती है तो उसमें हेल्प करता है। तो वो जो ब्राउन लाइक सब्सटेंस फाइबर्स का फॉर्मेशन हुआ वो धीरे धीरे क्या होता है, सोलुबलाइज्ड हो जाता है। उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, वहाँ पर रिकवरी कर लेती है, फिर से जैसे पहले टिश्यू थी वैसी फिर से टिश्यू बन जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिकवरी हुई। तो इसी वजह से प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सो अगर प्लेटलेट्स के नंबर हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपरली जो है ब्लड का कोगुलेशन नहीं हो पाता है। इसी वजह से जिसकी बॉडी में भी प्लेटलेट्स के नंबर कम होते हैं, अगर कभी भी चोट लगती है तो ब्लीडिंग जल्दी स्टॉप नहीं होती है। वैसे तो ब्लीडिंग का टाइमिंग है 1 से 2 मिनट के बाद ब्लीडिंग ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है, बट अगर उसका टाइम ड्यूरेशन उससे ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स के नंबर क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। सो प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। उसके बाद है It is a sequence of response that stop bleeding called the cascade protein.
कैल्शियम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब ये जो पूरा फिनोमिना हो रहा है इसे हम बोल सकते हैं कैस्केड सिस्टम या फिर कैस्केड प्रोटीन। मतलब बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, ब्लड के कोगुलेशन मतलब ब्लड को स्टॉप कर देती है, जो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने में हेल्प करती हैं। और सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो है कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ब्लड की क्लॉटिंग में। साथ साथ में पोटेशियम भी उतना ही रोल प्ले करता है जितना कैल्शियम करता है। बट ये होता है कि पोटेशियम का अलग ही फंक्शन आता है और जो कैल्शियम होता है वो जो 13 फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्लेटलेट जो 13 फैक्टर रिलीज करता है उसमें वो जो कैल्शियम होता है उन 13 फैक्टर में एज अ को फैक्टर वर्क करता है। मतलब एज अ को फैक्टर वर्क का मतलब होता है कि उसकी इफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी मतलब कभी चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है, फिर धीरे 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 क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना होते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और वो थ्रेड लाइक जो सब्सटेंस बनते हैं उसे हम फाइबर बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, कभी भी चोट लगती है तो कभी भी अपने लोग बोलते हैं उसको फिंगर को अपने माउथ में डाल लेना चाहिए। तो क्या होता है, चोट जो लगी है ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ब्लीडिंग स्टॉप नहीं भी होगी और वो भी तो जो बाहर ब्लीडिंग हुई है मतलब जो खून बाहर निकले हैं, रिलीज हुए हैं, वो कैसे होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। मतलब गंदा खून होता है, इसीलिए उसको कभी भी अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, फिर एक समय में ब्लीडिंग स्टॉप होती है। तो ये हो गया कोगुलेशन ऑफ ब्लड। उसके बाद अगर हम बात करें कि डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर हैं। तो सबसे पहला डिसऑर्डर होता है हाइपरटेंशन, जिसे हम ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं। हाइपरटेंशन, नॉर्मल बीपी मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80, ऐसे लिखा जाता है ना 120/80 mmHg। ये क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जिसमें से 120 को बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 को बोला जाता है डिस्टोलिक प्रेशर। और अगर बीपी बढ़ गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तब क्या होगा, और अगर कम हुआ मतलब इससे भी कम हुआ नॉर्मल से कम, तो 100/50 60 ऐसे जा सकता है। तो अगर बीपी बढ़ गया तो क्या होगा 140/90 mmHg। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिस पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो डैमेज हो जाता है, दैट इज किडनी एंड ब्रेन। अगर किसी का बीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारी किडनी और हमारे ब्रेन पे पड़ता है। और बीपी को, ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है बाय द इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज स्फेग्नोमैनोमीटर से जो है बीपी को मेज़र किया जाता है। तो नॉर्मल कितना होता है 120/80 mmHg एंड और हाई जब बढ़ जाता है तब कितना होता है 140/90 mmHg। बॉडी का कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है, दैट इज किडनी एंड ब्रेन। द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज विच इज ऑल्सो नोन एज आर्थ्रोस्क्लेरोसिस भी इसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, इसमें अफेक्टेड द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल, हार्ट की मसल्स तक जो बॉडी में, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ और मल्टीपल बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती। तो जो ब्लड वेसल्स हमारी हार्ट की मसल्स तक ब्लड की सप्लाई में हेल्प करती है, हार्ट से हमारे ब्लड की सप्लाई कर रही हैं, लेके जा रही हैं, वो सारी ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती, इफेक्टेड हो जाती हैं। इट इज कॉज ड्यू टू, अब ऐसा कैसे होता है, मतलब जो बॉडी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है जो हार्ट की मसल्स तक सप्लाई में हेल्प कर रही हैं, वो डैमेज कैसे हो जाती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, मतलब वहाँ पे वो जो वेसल्स हैं वहाँ पे कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे अगर एक्सेस अमाउंट में कोई कैल्शियम का यूज़ करा तो कैल्शियम का डिपोजिशन वहाँ पे हो गया।
फैट का डिपोजिशन हो गया, या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब कोलेस्ट्रॉल सब्सटेंस का डिपोजिशन हो गया, और फाइबरस टिश्यू कहिए फाइबरस बन चुकी है, वह एकदम मोटी हो जाती है, नैरो मोटी हो जाती है, और जिसकी वजह से वहाँ से ब्लड पास नहीं हो पाता। तो ये सारे सब्सटेंस होते हैं जो हार्ट की मसल्स तक क्या सप्लाई कर रहा है, जो हार्ट की मसल्स तक ब्लड की सप्लाई में हेल्प कर रहा है, वहाँ सब इन सब चीज़ों का क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है। ये सारी चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और हार्ट तक ब्लड का सप्लीमेशन मतलब प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, पहुँच नहीं पाता है। ऐसे यहाँ पे ये ब्लड वेसल है, अब इतनी पतली सी ब्लड वेसल है, यहाँ पे ये सारे सब्सटेंस डिपॉजिट हो गए, ब्लड को कहीं से जगह ही नहीं मिलेगी कि वो ब्लड कहाँ से जाए। यही सब मेन कारण होता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर के चांसेस इंक्रीज जाते हैं, और हमारे हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं इन सब के डिपोजिशन की वजह से। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को और क्या बोला जाता है, उसे बोला था आर्थ्रोस्क्लेरोसिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज एंजाइना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइना पिक्टोरिस भी इसे बोला जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, चेस्ट पेन होता है। अब सीने में दर्द क्यों होता है, when no enough oxygen is reaching the heart muscle, जब हमारी हार्ट की मसल को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तब हमारे चेस्ट में पेन होता है, और उस डिजीज को बोला जाता है एंजाइना। और ये डिजीज किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है, चाहे ज़्यादातर उन्हीं को होता है अगर इन एनी एज, बट मोर कॉमन इन मिडिल एज एंड एडली, मतलब बुढ़ापे में और मिडिल एज में इन सब के चांसेस बहुत रहते हैं। इसी वजह से हमें डेली एक्सरसाइज, कुछ ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारे हार्ट पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़े, और हार्ट से जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो बहुत प्रेशर से उसका सप्लाई हो, जिसकी वजह से अगर हमारी कोई भी ब्लड वेसल कहीं पे अगर उसका डिपोजिशन हो भी रहा है, मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहे हैं, और वो ब्लड सप्लाई जब बहुत स्पीड में बहुत फास्ट होगा, तब क्या होगा, वो मतलब वहाँ पे कभी भी किसी चीज़ का डिपोजिशन है बहुत तेज जा रहा है, तो वहाँ पे जैसे कोई नदी है, अगर कहीं पे जो है बैरियर आ रही, तो बहुत तेज से अगर वहाँ पानी का फ्लो होगा तो बैरियर रहेगा ही नहीं। तो ऐसे जब अगर बहुत तेज से ब्लड सप्लाई होगा, तब कोई भी बैरियर नहीं आएगा। तो डेली फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारे हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर क्या होता है। इट स्टेट दैट हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड efficiently to enough to meet the need of the body। हार्ट फेलियर का मतलब हमारा हार्ट खराब हो चुका है, मतलब हमारा हार्ट इतना ब्लड को पंप नहीं कर पाता। मतलब हार्ट फेलियर में क्या होता है, हमारा हार्ट इतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी पार्ट हैं उनकी रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर सके। तो हार्ट फेलियर किसे बोलते हैं, हार्ट फेलियर का मतलब होता है हमारा हार्ट ब्लड इतना नहीं पंप कर पाएगा कि वो बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सबको फुलफिल कर सके, या बॉडी के अलग अलग पार्ट तक वो ब्लड की सप्लाई कर सके। हार्ट हमारा इतना ब्लड पंप नहीं करता, उसे बोलते हार्ट फेलियर। इट इज सम टाइम, और हार्ट फेलियर को कभी कभी कंजिक्यूटिव या फिर कंजक्शन ऑफ द हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ कंजक्शन ऑफ द लंग की प्रॉब्लम, अगर हमारे लंग में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे हार्ट में भी मतलब हार्ट फेलियर के चांसेस तब भी बढ़ सकते हैं। तो हार्ट फेलियर को हम कंजक्शन ऑफ द लंग भी बोल सकते हैं। उसके बाद हार्ट फेलियर, अब कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट फेलियर तो समझ में आ गया, हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हमारा हार्ट उतना ब्लड नहीं पंप कर रहा है कि हमारी पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, ये हो गया हार्ट फेलियर। अब जो है हार्ट अटैक क्या होता है, या और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हमारा हार्ट परमानेंट के लिए स्टॉप हो चुका, अब वो बीट नहीं करेगा। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, मतलब हमारा हार्ट स्टॉप हो चुका, वो बीट नहीं करेगा। और हार्ट अटैक क्या होता है, व्हेन द हार्ट मसल सडनली डैमेज बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। अचानक से हार्ट की मसल डैमेज हो जाएगी, किसकी वजह से डैमेज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रहा। तो हार्ट फेलियर हो गया। हार्ट फेलियर का मतलब हमारा हार्ट इतना ब्लड नहीं पंप कर रहा है कि हमारी बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। उसके बाद
कार्डिक अरेस्ट का मतलब होता है व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट स्टॉप हो चुका वो बीट नहीं करेगा। और हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट की मसल अचानक से सडनली डैमेज हो जाएंगी और उसके बाद ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, बॉडी तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। तो ये तीनों के बीच में क्वेश्चन भी पूछा आता है और साथ साथ में बहुत कंफ्यूज भी करता है। तो बहुत सिंपल है तीनों के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना। तो हमने इस पूरे लेक्चर में कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी किया। आने वाले लेक्चर में इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।